मेटल्स शाइन करते हैं और नॉन मेटल्स केमिस्ट्री में माइंड करते हैं। चलिए दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो हमें सामने से विजिबल होती है। जैसे किसी का अपीयरेंस हो गया तो वो हम सामने से नोटिस कर सकते हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो जो अपना यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड में बेटा टोटल 118 एलिमेंट्स है जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। पहले से 114 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, लेकिन 4 एलिमेंट्स बाद में और डिस्कवर हो गए। ठीक है, अब बेटा जो अपन ने 9th क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, और चैप्टर 1 में अपन ने मैटर के बारे में पढ़ा था। सारी 9th की पढ़ाई है, एक बार मैं तुमको एक चीज रिकैप करवा देती हूँ। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था कि बेटा जो मैटर होता है वो अपन दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को और क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। अब बेटा ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये और दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इतना अपन ने पढ़ा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, और इम्प्योर में अपन ने पढ़ा था कि दो तरीके के मिक्सचर्स पाए जाते हैं, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर और एक होता है होमोजेनस मिक्सचर। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब बेटा एलिमेंट्स भी फर्दर 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, अब बेटा अपने अर्थ पर जो मेटल्स हैं वो 70% है। मेटल्स कितने हैं, 70%। नॉन मेटल्स कितने हैं, 29%। और जो मेटलॉइड्स हैं वो बेटा 1% में अपने अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सो एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स अपन पढ़ने ही वाले हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं उसका बस अपन ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में अगर तुम साइंस लोगे तो तुम्हें पीरियोडिक टेबल में वो चीज आ ही जाएगी। ठीक है, तो मेटल्स एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोला जाता है मेटलॉइड्स। क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी, मेटेलिक लस्टर। ठीक है, मेटल कैसा होता है, लस्टरस होता है, मतलब शाइनी होता है। लस्टर मतलब प्रॉपर्टी टू शाइन, उसको बोला जाता है लस्टरस। ठीक है, जैसे मम्मा गोल्ड की, सिल्वर की अगर ज्वेलरी पहनती है, मोस्टली गोल्ड की पहनती है ना, तो गोल्ड क्या करता है, शाइन करता है, इसलिए तो मम्मी पहनती है। कभी देखा है मम्मी को कि कोयले की ज्वेलरी पहन के घूम रही है, नहीं। ठीक है, तो कोयला क्या है बेटा, नॉन मेटल है। तो मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी की ये शाइन करते हैं, एकदम ब्राइटली शाइन करते हैं। हार्डनेस, मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, पकड़ने में टफ होते हैं। एक्सेप्शंस, अब बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बेटा सॉफ्ट होते हैं। अगर तुम चाकू ले लो, ठीक है, फिर तुम स्केल ही ले लोगे ना और थोड़ा प्रेशर अप्लाई करोगे बेटा, वो टूट जाएंगे। तुम उसको काट सकते हो आसानी से नाइफ की हेल्प से। तो ये एक्सेप्शंस में आता है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बेटा एक्सेप्शंस के लिए तैयार हो, लेकिन ये मत समझना कि एक्सेप्शंस के पीछे का कोई रीजन नहीं होता है। रीजन होता है, लेकिन अभी उन रीजंस को जानने के लिए तुम छोटे हो, क्योंकि वो 11th 12th क्लास में आएंगे। डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी, अब बेटा ये वो प्रॉपर्टी होती है। मैलिबिलिटी सबसे पहले समझ लेते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है। मेटल के ऊपर बेटा अगर अपन हथौड़ा मारे तो अपन उसको चपटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। ठीक है, चपटा कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मैलिबिलिटी। कि अगर अपन मेटल्स के ऊपर हैमर से बीट करें तो उसको अपन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिबिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसमें बेटा अपन हथौड़ा ही मार रहे होते हैं मेटल्स के ऊपर, लेकिन अपन उसको चपटा नहीं बना रहे होते, अपन उसको वायर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है कि 1 ग्राम का जो गोल्ड होता है उससे तुम 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हो। 2 किलोमीटर तक का, सोचो कितने मैलिएबल होते हैं। इसलिए तो अपन इनको, जैसे एल्यूमिनियम होता है ना, इसको अपन काजू कतली इन सब पे लगाते हैं, इतने पतले होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बेटा ये जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए तुमने ट्रांसमिशन वायर्स देखे होंगे तो वो कॉपर के बने होते हैं। ठीक है,
चांदी भी एक बहुत अच्छी कंडक्टर है, लेकिन बेटा चांदी महंगी आती है कि नहीं। और चलो मान लो बेटा देश के पास खूब अनाप शनाप पैसा है, बहुत पैसा है, तब भी चांदी अपन यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी के काम में। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो चांदी होती है, मतलब जो सिल्वर, एजी फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है, एजी सिंबल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक करंट कभी ज्यादा फ्लो होने लग जाएगा वायर्स में, तो वायर बेटा फूक जाएंगे, ठीक है, इसलिए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अब जो मेटल्स होते हैं वो हीट के बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए मम्मी बेटा प्लास्टिक के उसमें तो खाना नहीं बनाएंगी बर्तन में, मैं प्लास्टिक को नॉन मेटल नहीं बोल रही हूँ, बट इन जनरल बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मम्मा किसमें खाना बनाती है भैया? आयरन की कढ़ाई में बनाएंगी, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? लीड और मर्करी। तो लीड और मर्करी, वैसे तो बेटा जो मेटल्स होते हैं वो बहुत गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, लेकिन लीड और मर्करी ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जिस पर कोई मेटल मेल्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाना। तो मेटल्स का जो बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे टंगस्टन, सॉरी टंगस्टन एक्सेप्शन नहीं है, टंगस्टन का तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होता है। फिर गैलियम और सीजियम, तो बेटा जो गैलियम और सीजियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जबकि मेटल्स है तो मैम अभी आपने बताया कि मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होना चाहिए। मैम ये क्या है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है? बेटा इतना कम होता है ना कि अगर तुम इसको पाम पर रखोगे तो ये इवेपोरेट हो जाएंगे, तुम्हारे पाम से हीट लेंगे, तुम्हें ठंडा कूल कूल फील होगा, ये खुद इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फिर सोनोरिटी, जैसे वैसे तो अब इलेक्ट्रिकल बेल्स आ गई, लेकिन बेटा अगर तुम पुराने स्कूल से बिलोंग करते हो तो तुम्हें पता होगा कि एक अंकल आते हैं और टन टन, एक बुजुर्ग से अंकल आते हैं और टन 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 घंटी बजाते हैं, ठीक है। तो टन ऐसा साउंड आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? या फिर मम्मा सो रही है, ठीक है, मम्मी सो रही है और अपन कोशिश करते हैं ना कि भाई अपन बर्तन नहीं गिराएंगे, आवाज नहीं करेंगे, और तब सबसे ज्यादा बर्तन गिरते हैं। तो जब बर्तन गिरते तो टन ऐसी आवाज आती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो बर्तन क्या है? मेटल्स है। तो मेटल्स बेटा सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरिटी। क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। स्कूल बेल्स आर टिपिकली मेड ऑफ मेटल्स, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी। अब बेटा जो मेटल्स होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल अभी एनवायरनमेंट का हमारा टेम्परेचर है उस पर मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड स्टेट में होते या किसी और में तो बेटा अभी ये बोर्ड जो होता है ना पिघल रहा होता है ना, या हवा में उड़ रहा होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है मर्करी, बस मर्करी ही ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है, ठीक है। अब बेटा एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में कि तुम कैसे ऐसा बता सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो कैसे बता सकते हो? अपन ने एक स्टैंड लिया और ये अपना मेटल वायर है, कोई रॉड ले ली तुमने, ठीक है, ये आयरन रॉड है। अब यहाँ पर ना तुमने पिंस लगा दी, पिंस है और ये वैक्स है, वैक्स ग्लू समझ लो, छोटे छोटे ग्लू के टुकड़े है ना, वो तुमने यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, हर दूर लगा दिए। और मैं अपने तरीके से एक चीज बताती हूँ, ऐसा समझ जाओ, ऐसा समझ लो कि ये जो बर्नर है ना वो यहाँ पर है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ है, ठीक है, यहाँ जहां मैंने बनाया। अब बेटा तुम देखोगे कि सबसे ज्यादा हीट इसको मिल रही है, तो सबसे पहले ये वाली ग्लू गिरेगी, धीरे धीरे हीट इसको ट्रांसफर होते जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती, तो हीट यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरे रॉड के एंड तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और तुम यहाँ अगर टच करोगे तुम्हें यहाँ भी गर्म फील होने लगेगा। तो पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। रॉड किसकी थी? आयरन की थी। आयरन क्या? मेटल्स। तो इससे समझ आ गया कि आयरन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट बैटरी, बैटरी लगाई है, बल्ब लगाया है, 2 क्लिप्स लगाई है, इसके बीच में तुम एक काम करना, मेटल फंसा के देखना और एक तरफ कोयला नॉन मेटल फंसा के देखना। जब तुम इसके बीच में नॉन मेटल्स को फंसाओगे, रखोगे, तो तुम देखोगे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और स्विच ऑन जरूर कर देना है ना, पता चला स्विच ऑफ में बोल दो कि भाई बल्ब तो मैम ग्लो ही नहीं कर रहा है। और एक तरफ इसके बीच में तुम मेटल रख के देखना, सो यू विल नोटिस कि बल्ब जल जाएगा, ठीक, मतलब लाइट अप हो जाएगा, ठीक है, जल नहीं जाएगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा पीछे ले जाती हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देखो बेटा जो मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं?
मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजन फरारी, पर है क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्लेटिनम, ठीक है। तो बेटा कैटरीना जी और सोडियम भाई साहब, ये दोनों एकदम शुरू शुरू में आ रहे हैं, तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते कि नहीं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं इनकी ऑक्साइड्स, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। अब ये जो बेटा पोटेशियम ऑक्साइड होता है ना और सोडियम ऑक्साइड, ये दोनों इतने रिएक्टिव होते हैं कि एटमॉस्फेयर में ये, जैसे अगर मैंने इसमें पानी भी ऐड नहीं किया, कुछ ऐड नहीं किया, नहीं मैंने उनको ऑक्सीजन सप्लाई की, ये क्या करेंगे, मैंने अगर इनको यहाँ रख दिया तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेंगे और जल जाएंगे बेटा, फायर कैच कर लेंगे। क्या कैच कर लेते हैं? फायर। इसलिए अपन पोटेशियम को किस में रखते हैं, पोटेशियम और सोडियम को अपन इनको रखते हैं कैरोसिन ऑयल में। कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो ऑयल होता है ना बेटा, फिर वो ऑक्सीजन की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब मैम एक बात बताओ कि क्या सिर्फ कैरोसिन ऑयल ही रख सकते हैं? नहीं बेटा, दूसरा ऑयल भी रख सकते हैं, लेकिन कैरोसिन ऑयल ना चिपचिपा नहीं होता। तो अगर तुम कैरोसिन ऑयल में से इनको निकालोगे ना मेटल्स को, तुम इनको यूज कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और दूसरी चीज, तुम पैराफिन वैक्स से भी इनकी कोटिंग कर सकते हो, वो भी ऑक्सीजन की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट, ये अभी अपन ने बात की, कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बेटा ये अभी अपन किसकी बात कर रहे थे, यहां मैं लिख देती हूं, पोटेशियम एंड सोडियम की बात, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर की। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर की, ये थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। किस में आते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स में, ठीक है। चलो, अब जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करते तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना, वो बर्न होता है व्हाइट फ्लेम के साथ, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, मतलब नाचती हुई व्हाइट फ्लेम निकल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब बेटा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है ना, वो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है ना बेटा, वो भी व्हाइट, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है। अब बेटा जो कॉपर होता है वो कैसा होता है? रेड या ब्राउन कलर का। वैसे तो बेटा ये आसानी से रिएक्ट करता नहीं है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जब इसको मतलब अगर रिएक्ट करवाना है तुम्हें, तो बहुत टाइम तक रखना पड़ेगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तब जाकर कॉपर रिएक्ट करेगा। लेकिन जब ये रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि नेचर में ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर का। लिख लेना, टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिएक्ट। इसलिए तुम तांबे को बाहर रख सकते हो। गोल्ड और सिल्वर तो बेटा बड़े ढीठ किस्म के, हाई टेम्परेचर पर भी ये लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते ही नहीं है वैसे तो ये, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। जब बेटा मेटल्स को मैं पानी के साथ रिएक्ट करती हूँ, मैम अभी क्या हम सब मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल्स की भी पढ़ेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स की कम ही रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो जब बेटा मैं इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो क्या बनेगा? मेटल और क्या लिया मैंने? मेटल और वाटर। तो मुझे मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेटा सबसे पहले तो ऑक्साइड्स ही बनती है। सबसे पहले क्या बनती है? ऑक्साइड्स ही बनती है। मैं इसका एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे मैंने लिया पोटेशियम, पोटेशियम को रिएक्ट किया पानी के साथ, तो बेटा सबसे पहले याद रखना, हाइड्रोक्साइड बनने से पहले ऑक्साइड्स बनती है। तो पहले बनेगा K2O, पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, वैलेंसी क्रिस क्रॉस हो गई K2O। अब बेटा ये जो पोटेशियम ऑक्साइड होगा वो बचे कुछ पानी से रिएक्ट कर लेगा और वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, और हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। सोडियम के साथ भी बेटा यही होता है कि ये सोडियम है, वो रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ। सबसे पहले वो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड,
ठीक है। अब बेटा ये जो मेटल की ऑक्साइड्स होती है ना वो बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। बेसिक क्यों होती है? क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? बेस, है ना। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो बेटा जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस बनाते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि मेटल की जो ऑक्साइड्स होती है, मेटल ऑक्साइड्स होती है, वो कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बना Na2O, फिर Na2O फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaOH। ऐसे ही कैल्शियम की भी रिएक्शन देख लेते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ आगे लिखा भी है मैंने, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम के साथ भी जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन, तो कैल्शियम मतलब इतना विगरसली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है। इसकी मैं एक चीज बता देती हूँ, जो बेटा पोटेशियम और सोडियम होता है वो इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन के टाइम पर, ठीक है। फिर कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सबसे पहले तो कैल्शियम की ऑक्साइड बनाएगा, फिर फर्दर और रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम को ही पढ़ लेते हैं, फिर आगे का और बताती हूँ। अब यहां पर एक चीज समझाती हूँ, इसको देखना और लिख भी लेना, ये समरी है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट हो सकते हैं। मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना। कैटरीना ने कार मांगी है ना, तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि बेटा ठंडे पानी में रखोगे ना तो भी बेटा ब्लास्ट कर देंगे, इतनी हीट रिलीज होगी, ठीक है। मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अल्जन फरारी मतलब एल्यूमिनियम, जिंक और जो आयरन होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ करता है और किसी के साथ नहीं करता, ठीक है। वहीं जो लीड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी और नीचे जितने भी सीरीज में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक और चीज समझा देती हूँ, यहां से लेकर यहां तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। यहां से लेकर यहां तक के जो एलिमेंट्स है अल्जन फरारी वाले, है ना, ये क्या बनाते हैं? ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये तो बेटा कुछ बना ही नहीं रहे, रिएक्ट ही नहीं कर रहे बेचारे, ठीक है। चलो अब एक कैल्शियम की रिएक्शन तो मैंने बता दी थी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी बेटा जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? पहले तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनाएगा, फिर उसके बाद वो फर्दर बचे हुए पानी से रिएक्ट करता है और बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब बेटा होता क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ना वो पानी पर फ्लोट करते हैं। मैम इनकी डेंसिटी कम होती है क्या? नहीं, इनके रिएक्शन के दौरान ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और बहुत सारे बबल्स का फॉर्मेशन होता है। बबल्स का इतना फॉर्मेशन होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मेटल होता है उसके सरफेस पर बबल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन गैस लिखना भूल गई होंगी तो लिख लेना। हाँ, अच्छा पता है ये जो रिएक्शन होती है वो इतनी एक्सोथर्मिक क्यों होती है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है और हाइड्रोजन गैस एक फ्लेमेबल गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, अगर मतलब ये आग भी लगा सकती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक, है ना। और सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर लेगी और एकदम से विस्फोट कर देगी। चलो रिएक्शन विद एसिड्स। अब अपन देखते हैं कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। सबसे पहली चीज,
मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एक बात बताओ कौन कौन से मेटल्स होंगे जो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ? ठीक है, एसिड में क्या होता है, H होता है, हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर सकता है? जो हाइड्रोजन के ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, तो वो ही क्या बना सकते हैं, सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा MgCl2 प्लस रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। एल्यूमिनियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जब कॉपर रिएक्ट करता है HCl के साथ तो बेटा वो कुछ बना ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है, यहाँ देखो ना, कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो उसको डिस्प्लेस कैसे कर पाएगा? तो यहाँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, बस तुम्हें कॉपर पड़ा हुआ दिखेगा HCl में और कुछ नहीं होने वाला। चल, इतना अपन ने समझ लिया है। वही चीजें यहाँ पर मेंशन है जो अभी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, तो अपन उससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। एनोडाइजिंग इसको लास्ट में पढ़ेंगे। रिएक्शन विद वाटर मैंने अभी समझाया, ये सारे एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। ऑक्साइड्स वाले एग्जांपल और दे देती हूँ। तो अल-जन-फरारी में, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि ये हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म नहीं करते, सिर्फ ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अल-जन-फरारी में मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इन दो को अपन स्टडी करते हैं। जिंक की अभी इतनी जरूरत नहीं है, इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं। एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। देख लो यहां पर, ओके। आयरन जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड, लेकिन ये दूसरी ऑक्साइड है। एक होता है FeO जिसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, आयरन 1 सल्फेट भी बोलते हैं, ऑक्साइड, सॉरी, फेरस ऑक्साइड, आयरन 1 ऑक्साइड, ठीक है। फिर एक होता है Fe2O3, इसको क्या बोलते हैं अपन, आयरन 2 ऑक्साइड, ठीक है, और इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और ये जो Fe3O4 होता है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, आयरन 2,3 ऑक्साइड। चलो, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, अब अपन ने किया क्या है, मैंने एक चीज तुम लोगों को बताई थी, अल-जन-फरारी के नीचे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, रुको पीछे देखते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, सॉरी मैंने हॉट वाटर बोल दिया, स्टीम आएगा इसका। हॉट वाटर के साथ तो सिर्फ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन वो किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड्स बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी दी हुई है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में कि अपन ने बर्नर लिया, एक ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, ठीक है, अपन ने एक वुल का वो गट्टा लिया जो भी बोलते हैं, ठीक है, और उसको अपन ने वाटर में सोक कर दिया, यहाँ आग लगाई, तो बेटा होगा क्या कि इससे स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी, ये मेटल का सैंपल लगाया, इससे रिएक्ट करेगी, है ना, एल्यूमिनियम लगा दिया, इससे रिएक्ट करेगी, तो क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, तो इसलिए तुमको यहाँ दिख रही है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन विद एसिड्स, अब देखो जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते तो मैंने बताया था कि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट अगर करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेटा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का भला कर देगा, दूसरों को ऑक्सीजन दे देगा, बेचारा खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना, उसको ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है, क्या कर देता है, उसको ऑक्सीजन दे देता है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, H2O रिलीज हो जाता है। और ओके, और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO में हो जाएगा, NO2 में हो जाएगा, ऐसे अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। लिख देती हूँ यहाँ पर NO, NO2 एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इसमें भी बेटा एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है, मैंगनीज हो गया और मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इसके साथ लेकिन ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, इसके साथ ये वाटर नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है। फिर एक्वा रेजिया पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्वा रेजिया के पहले इसमें और कुछ मेंशन है क्या, पहले मैं देख लेती हूँ, क्योंकि फिर अपने को नॉन मेटल की भी तो पढ़नी है। नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक्वा रेजिया देखो होता क्या है, एक्वा रेजिया का मतलब होता है, रेजिया मतलब रॉयल, एक्वा मतलब वाटर, तो रॉयल वाटर। पहले क्या होता था कि पहले के जो रानियां महारानियां होती थी वो एक्वा रेजिया का यूज करती थी अपनी ज्वेलरी को वापस से शाइनी बनाने के लिए, है ना, काली हो जाती है ना कभी कभी, तो उसको शाइनी बनाने के लिए। एक्वा रेजिया पता है किसका मिक्सचर होता है, एक टेस्ट ट्यूब लो जिसमें HCl लो, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब लो जिसमें नाइट्रिक एसिड लो, HCl नाइट्रिक एसिड, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर तुम HCl 3 रेशो में ले रहे हो तो नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो में लो, या तो ऐसे समझ लो कि 3 टेस्ट ट्यूब भरकर HCl लो, 1 टेस्ट ट्यूब में HNO3 लो, तो ये दोनों हमेशा 3:1 के रेशियो में ही डलते हैं, और ये बनाते हैं एक्वा रेजिया। क्या बनाते हैं, एक्वा रेजिया। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम जो कितने नॉन रिएक्टिव होते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते, ये क्या करता है, इनको डिसॉल्व कर देता है, विच आर अदरवाइज इनसॉल्युबल इन कॉमन एसिड्स। लेकिन फिर उसके बाद ये चीज बंद हो गई थी, पहले क्या जाता था, क्योंकि इससे क्या होता था कि जैसे उनकी ज्वेलरी है गोल्ड की, इसके ऊपर की जो लेयर है वो कैसी है, थोड़ी काली हो गई है, तो ये जो सॉल्यूशन होता था ना वो ऊपर की लेयर को डिसॉल्व कर देता था, तो इससे तो भाई उनकी वैल्यू कम हो रही है गोल्ड की, उनके ऑर्नामेंट्स की। तो एक्वा रेजिया हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, +A, जैसे मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में मैंने डाला कॉपर, तो पता है कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर के ऊपर आता है, तो ये सिल्वर को उसकी जगह से बेटा धक्के मार के निकाल देगा और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मैंने कितनी बार समझाया कि अपन ने क्या किया, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, इसमें अपन ने आयरन की नील डाल दी, क्या डाल दी, आयरन नील। कुछ टाइम तक के लिए अपन ने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, एंड यू विल नोटिस कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेना, तो ये कॉपर को बेटा उसकी जगह से धक्के मार के निकाल देता है और बना लेता है आयरन सल्फेट, जिस वजह से सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। और जो कॉपर है वो इस आयरन नील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए अपने को आयरन नील बेटा सिल्वर कलर से ब्राउन कलर की नजर आती है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो मेटल्स होते हैं वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द मेटल्स रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये तो अपन लुईस स्ट्रक्चर्स वगैरह में पढ़ेंगे कि मेटल्स एक्चुअल में होते क्या है, नॉन मेटल्स एक्चुअल में होते क्या है। चलो ये तो मैंने अभी पढ़ा दी थी तुमको, तो बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू नॉन मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा बात करते हैं नॉन मेटल्स की और उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो आगे की पढ़ाई है, अपने को आगे पढ़ना है, जब अपन मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे तब का पढ़ना है अपने को ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है भैया, नॉन मेटल्स के कार्बन, कोयला, कोयले से रिलेट कर पाओगे, जो चीज देखी है नॉन मेटल में उसी से रिलेट कर पाओगे। नॉन मेटल में ज्यादातर तो गैसेस होती हैं, ठीक है। अब गैसेस को तो तुमने देखा नहीं है, कोयले को तो देखा है, लेकिन तो अगर मैं नॉन मेटल बोलूं तो उसको जरूर इमेजिन करना कोयले को, ठीक है। नॉन मेटल्स कैन बी ईदर, अब जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे मेटल्स
कंपेयर करके पढ़ना। मेटल जैसे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं जनरली, वैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड होते हैं, गैसियस होते हैं, ठीक है। अब उसमें एक एक्सेप्शन क्या था भैया, मर्करी, मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। ब्रोमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर बेटा ये ब्रिटल होते हैं, भंगूर मतलब अगर तुम इसके ऊपर हथौड़ा मारोगे ना तो बेटा वो कोई शीट में या फिर वायर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो चूर चूर हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटलनेस, सल्फर एक ब्रिटल सॉलिड है, फॉर इंस्टेंस इट शैटर्स व्हेन हैमर्ड, अगर तुम उसके ऊपर ऐसे हैमरिंग करोगे तो वो शैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा बेटा, ठीक है, टूटा हुआ साज हूं मैं। फिर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होती है नॉन मेटल्स की, या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स मतलब पता है क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, जैसे कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और एक और कौन सा होता है वो मैं खुद ही भूल गई, चलो कमेंट में बताना, कोई नहीं। नेक्स्ट, डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। फुलरिन होता है, हाँ। लश्यर, अब लश्यर मतलब क्या होता है भैया, शाइनी अपीयरेंस, उसी को लश्यर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के लश्यरस होते नहीं होते, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अपनी जो पेंसिल की लीड होती है उसमें भी ग्रेफाइट बहुत ही कम होती है। ग्रेफाइट पता नहीं तुम लोगों ने असली में देखी होगी कि नहीं, लेकिन वो चमकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक फॉर्म है, कार्बन से ही बनी होती है, लेकिन ये गुड कंडक्टर है। इसके पीछे भी रीजंस हैं, बट उसको जानने के लिए अभी तुम छोटे हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नॉन मेटल्स का वो बहुत कम होता है, लो होता है, ठीक है, मेटल्स का लेकिन बहुत हाई होता था, बट उसमें भी एक्सेप्शंस थे, गैलियम और सीजियम। इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ नॉन मेटल बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, इनके बाकी नॉन मेटल्स के मुकाबले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा। अब जो नॉन मेटल्स है वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, स्टीम के साथ या फिर डाइल्यूट एसिड्स के साथ, लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या, वो देख लेते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की 2 रिएक्शन ही पढ़नी है। ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 तरीके के ऑक्साइड दे सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी दे सकते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे बेटा अगर सल्फर है, सल्फर एक नॉन मेटल है, उसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हूँ तो वो देता है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, ठीक है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एसिडिक गैस है, ठीक है। तीसरी चीज किसका एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है ना, तो वो क्या बनाता है, H2O। लेकिन बेटा H2O को तुम एसिडिक बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो, है ही नहीं, है ना, तो यहां लिख दोगे न्यूट्रल। तो इसलिए मैंने लिखा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एक और रिएक्शन पढ़नी है इसकी, अपन ने पढ़ा कि जो नॉन, कहां पढ़ा अपन ने पीछे, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो पानी के साथ जरूर रिएक्ट करती है, बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होती है बेटा, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड, जैसे मैंने लिखा SO2, CO2, SO2, CO2, ठीक है। जब मैं इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाती हूं तो बेटा बनता है H2SO4, और CO2 को जब मैं पानी के साथ रिएक्ट करती हूं तो बनता है H2CO3। सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स तो बेटा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चलो
तो ये मैंने तुमको बता ही दिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। एक बात बताओ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। इसको जब तुम रिएक्ट करवाओगे नॉन मेटल के साथ, तो ये कैसी ऑक्साइड देंगे? जैसे मैंने ले लिया सल्फर और मैं सल्फर को रिएक्ट करवा रही हूं, लेकिन सल्फर के साथ नहीं रिएक्ट होगा, इसको हटाना पड़ेगा। रहने दो, ये वाला काम कर रही है। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये वाला आई थिंक कंटेंट हेडिंग ये नहीं होनी चाहिए थी। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, एग्जांपल सल्फर रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड। ये वाला रहने देना, क्योंकि जो मैंने दो रिएक्शन पढ़ाई नॉन मेटल के, सिर्फ वो ही काम की है। इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी काम की नहीं है, वो दो रिएक्शन ही करनी है। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अपन पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि फ्रूट है। चलो ठीक है, फ्रूट है, लेकिन उसमें ऐसा क्या अलग है भैया? क्योंकि फ्रूट तो और भी है, एप्पल भी है ना, पाइनएप्पल भी है, लेकिन उसमें क्या अलग है? तो तुम मुझे ये बताओगे कि मैम उसका जो टेस्ट होता है खट्टा होता है, थोड़ा सिट्रस होता है, सिट्रस फ्रूट्स में आता है, ऑरेंज कलर का होता है, ऐसे से बताओ। लेकिन ये तो तुम मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, प्रॉपर्टीज बता रहे हो, तुम ये नहीं बता रहे हो कि ऑरेंज क्या है, ठीक है। वैसे अब तक जो अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, लेकिन अब तक अपने को ये नहीं पता कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है। तो अब अपन समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्चुअल में क्या है। तो मेटल्स होते हैं बेटा अमीर लोग, और नॉन मेटल्स बेटा काइंड ऑफ बोल सकते हैं गरीब लोग, गरीब लोग, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं ना, उसमें मैं सोडियम का एग्जांपल ले रही हूँ, और नॉन मेटल में मैं सल्फर का एग्जांपल ले रही हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 9th की पढ़ाई है 281, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। अब बेटा इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। 7 ले लेगा या 1 दे देगा, क्या आसान है? 1 देना आसान है, ठीक है। 7 लेने में बहुत एनर्जी लगेगी भैया, इतना कौन करे। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, एक पॉजिटिव साइन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि 6 डोनेट करना बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो ये बन जाएगा S-2, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डोनर। ये अमीर लोग हैं, अमीर लोग ही तो दे पाएंगे, गरीब लोग ले पाएंगे, ठीक है। इसको एथिकल उसमें मत ले लेना, एग्जांपल दे रही थी बस मैं। और ये क्या है, एक्सेप्टर, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव साइन, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। आया समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा यही होता है मेटल नॉन मेटल, कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एक और चीज, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होते, कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करते हैं। क्या करते हैं, शेयर। जैसे बेटा कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। कार्बन का क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो 2 4। अब बेटा ये तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, कर सकता है कि, तो ये क्या करेगा,
शेयरिंग कर लेगा सबसे बेस्ट। ये तुम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ोगे कि शेयरिंग के लिए इतना एप्लीकेबल क्यों है, ठीक है। लेकिन कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल्स बेटा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर भी कर सकते हैं। अब बेटा जो ले रहा है उसका तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन जो दे रहा है क्या तुम्हें लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अपन अपन बिना फायदे के कोई चीज क्यों करते, नहीं करते ना। अगर अपन किसी को दान भी दे रहे होते तो क्यों दे रहे होते, क्योंकि अपने मन में ये होता है कि पुण्य मिलेगा, भगवान देख रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर कोई तुम्हें बद्दुआ देगा तो क्या तुम उसको कुछ दोगे, है ना? कोई कम ही लोग बचेंगे जो कुछ देंगे तब भी। आया समझ में? तो इसका मतलब कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कुछ फायदे के लिए दे रहा है। इसका फायदा क्या है, इसको समझो। सोडियम है, उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया तो वो Na+ बन गया। एक क्लोरीन का एग्जांपल लो, 287 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, होता है कि नहीं होता है? ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो Cl- आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच के फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया का सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। पहला होता है न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बॉन्डिंग कर लेंगे और क्या बना लेंगे, एक कंपाउंड बना लेंगे NaCl, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, तो जो भी बेटा मैंने अभी ज्ञान दिया वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जिसको मैंने लिख लिख कर अच्छे से समझा दिया। ये सोडियम क्लोराइड का ही मैंने एग्जांपल दिया, सोडियम क्लोराइड के बारे में ही लिखा हुआ है, ओके। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है उससे पहले ना मैं तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता देती हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक साइंटिस्ट थे कोई लुईस, ठीक है, लूसी मत बोल देना, लुईस थे। उन्होंने बोला था कि कोई भी एलिमेंट, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना अपन डॉट्स का यूज कर सकते हैं या तो क्रॉस का यूज कर सकते हैं, डॉट्स या क्रॉस का यूज कर सकते हैं। जैसे बेटा सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी, ऐसे। क्लोरीन का कैसे बनाऊंगी, क्रॉस भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन दोनों ने क्या कर ली बेटा, शेयरिंग कर ली। इसको भी एक की जरूरत थी, इसको भी एक की जरूरत थी, दोनों ने क्या कर ली, शेयरिंग, दोनों के बल्ले बल्ले। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया, 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देने को राजी है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने ऐसे बना दिया, बना दूं। क्लोरीन बेटा 2 है, इसका होता है 281, मतलब 2 क्लोरीन है तो इनको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ये क्लोरीन एक ये क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक तरफ तो इसने इससे बॉन्डिंग कर ली और एक तरफ इससे कर ली, ठीक है। थोड़ा ये चलो ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो तो अच्छे समझ में आ गया होगा। आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर क्या होता है, तो ये हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन इस पे प्रेशर अप्लाई करें, जैसे अपने घर में नमक का डिल्ला नहीं होता है, हार्ड होता है, लेकिन अगर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत हाई होता है, आसानी से मेल्ट नहीं होते, ठीक है। दिस इज बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि बेटा इनको बनने के लिए अब तुम्हारी दोस्ती जो है एकदम पक्की बनी हुई है, अगर उसको तोड़ना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी को बहुत ज्यादा फूट डालनी पड़ेगी, बहुत बहुत ही ज्यादा फूट डालनी पड़ेगी तभी टूटेगी। उसी तरीके से बेटा जब ये बनते हैं ना तो बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंट्रैक्शन, ठीक है। मतलब जब इनको तोड़ना होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स है, वो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का, वर्ल्ड का क्या बोल रही हूँ, ठीक है, अपने यूनिवर्स में सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सॉल्युबिलिटी, बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में तो ये घुल जाते हैं, नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन अल्कोहल में ये नहीं घुलते। अल्कोहल हो गया, ठीक है, बेंजीन, केरोसिन, इनमें क्यों नहीं घुलते? अब ये नहीं कि तुम कहीं से दुकान से बॉटल ले आओ अल्कोहल की, उसमें घोलने की कोशिश करो। बेटा जो दुकान पे अल्कोहल होता है ना, वो 40% होता है बॉटल में, ठीक है, 60% तो पानी है, तो उसमें अगर नमक घुलाओगे तो वो घुल जाएगा। आयनिक कंपाउंड अगर मैं बोल रही हूँ तो अभी तो नमक ही सोचो दिमाग में, ठीक है। फिर ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको भी देखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को उसने बताया कि अपन ने 2 ग्रेफाइट की रॉड डाल दी बीकर में, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन डाल के टेस्ट में, टेस्टिंग द कंडक्टिंग एक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा कि नहीं? तो बल्ब ग्लो करेगा, क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में ही बेटा बस आयंस रिलीज कर पाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए फ्री आयंस ही तो जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। फिर ये क्या है, हीटिंग अ सॉल्ट सैंपल ऑन स्पैचुला। अच्छा, अगर तुम बेटा हीट करोगे सॉल्ट को, ठीक है, तो मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पहली बात तो सॉल्ट को इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, तभी वो हीटअप होगा। सॉल्ट भले गर्म हो जाए, लेकिन सॉल्ट में कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब डिसोशिएट नहीं होगा, है ना, डिसोशिएट बोलना था। तो सॉल्ट जैसे NaCl, NaCl बेटा ऐसा नहीं कि तुम घर में बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर दे दोगे तो वो टूट जाएगा Na में और Cl में, ऐसा नहीं होता, वो आयनाइज नहीं होगा, ठीक है, जब तक तुम उसको एकदम हाई टेम्परेचर ना दो, और वो तुम उसको घर पे नहीं दे सकते, कुछ हाइड्रोलिक चीजें होती है उसी से दे सकते हो। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में तो कतई कंडक्ट नहीं करते, मॉल्टन स्टेट में कर लेंगे, लिक्विड स्टेट में कर लेंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। मॉल्टन मतलब जो पेस्ट जैसा फॉर्म नहीं होता उसको बोलते हैं मॉल्टन स्टेट, ठीक है। तो भैया यहाँ तक का तो हो गया अपना। मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, दोनों अपनी जगह स्मार्ट है, बस जरूरत है उन्हें समझने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अगर और डीपली पढ़ना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो फ्यूकी एजुकेशन। दिस इज इट, बाय, थैंक यू।